हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मंथली असेसमेंट है कक्षा 7 का। ठीक है, जो आपके दिसंबर माह का है और इसी माह का है मंथली असेसमेंट, मासिक मूल्यांकन। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपके मंथली असेसमेंट के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल रंग के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर, ताकि अगली आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो हिंदी से है। और हिंदी में बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ जो है पैसेज टाइप का दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सभी सवालों का जवाब देना है। तो बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है, कुम्हार ने माटी के साथ अपना कैसा रिश्ता बनाया है। तो ये हमारा पहला सवाल है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम और लगाव वाला रिश्ता। तो पहला है बच्चों अहंकार वाला, लोभ वाला, अलगाव वाला, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करना है, प्रेम और लगाव वाला रिश्ता। सज्जात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, तो यहाँ पर आपको है साज है, सज्जा है, आत्मक है और आत्मा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आत्मक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर जो है आपको दो शब्द को चूज़ करना है, किसके बारे में आप पर्यायवाची लिखेंगे, आप उसको दो को चूज़ कर लेना है। दो को चूज करने के बाद आपको दो दो को पर्यायवाची लिखना है। जैसे हमने मान लिया कि हमने पुत्र को चूज़ किया है, ठीक है, पहला हमने पुत्र को ले लिया है, तो पुत्र का जो है बच्चों आपको यहाँ पर दो को लिखना है। पुत्र का क्या होता है, एक होता है आपका पूत, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बेटा होता है। तो आप इस तरीके से पुत्र का लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक का बता दिया। चलिए अब दूसरा, जैसे कि हमें बताना है, मान लीजिए कि हमें फूल का बताना है। ठीक है, तो अगर हम फूल का बताएंगे, तो फूल का अगर हम बताने लगेंगे तो पहला होता है पुष्प, ठीक है, पहला पुष्प लिख दीजिएगा और दूसरा लिख दीजिएगा बच्चों कुसुम। दूसरा क्या लिखिएगा बच्चों, कुसुम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो का दो दो बता दिया है। आप इसके अलावा दूसरा भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है बच्चों संसार, तो संसार का यदि बच्चों आपको लिखना होगा तो आप यहाँ पे संसार लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से संसार लिख करके डैश दे दीजिएगा। संसार का दो पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, दुनिया लिख सकते हैं, संसार को हम लोग दुनिया भी बोलते हैं और जग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जग भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, कुम्हारों की नई पीढ़ियाँ कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। यानी कुंभकारों की जो नई पीढ़ियाँ हैं वो कुंभकारी की पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है बच्चों, कुंभकारों की जो नई पीढ़ियां हैं कुंभकारी के पेशे को नहीं अपनाना चाहती है, क्योंकि अब पहले जैसे लोगों के हृदय में कुंभकारों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को खरीदने की इच्छा अब नहीं रही। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख लेना है बच्चों। आप वीडियोस रोककर इसके आंसर को नोट कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। यानी यहाँ पे जो भी आपका पंक्ति दिया गया है बच्चों, तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो चलिए इसके जवाब को जान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अर्थ में आपको लिखना है यहाँ पर कि प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत पदांश में हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के संकलित कविता बीज से उद्धृत है, जिसके कवि प्राकृतिक कुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, उद्धृतांश में कवि ने बीज और उसके अंतर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर गोदों और सरसों के समान छोटे छोटे बीज भी ना छोटे छोटे बीज भी ना तो मिट्टी बन जाता है और ना ही खो जाता है। उस छोटे से बीज के हृदय में डाली, तना, जड़ और पत्ते छिपे हुए होते हैं। उस बीज में ही विविध प्रकार के रंग रूप वाले फल और फूल होते हैं, साथ ही होता है और हरियाली का संपूर्ण संसार। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो है आपको जो है इसका आंसर लिख लेना है, यानी इसका मतलब वहाँ पर जो है लिख लेना है। ठीक है, इसके आंसर में। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। आप यहाँ से इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर को आप वीडियोस रोक कर उतार लीजिए। चलिए फिर हम इसके अगले सवाल पे चलेंगे। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल लिया गया है वह इंग्लिश से लिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा
इसमें आपको कुछ पैसेज दिया गया है सबसे ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ पैसेज है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। इन विच ईयर डिड मंडेलास फादर डाई, तो मंडेला का जो पिता है कब डेट कर गया था, यानी कब वो मर गया था, आपको बताना है। तो नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न 18 जुलाई 1918, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक डेट देखिएगा, ये 1918 है। उसके बाद जो है हिज फादर डाइड दिस वाज 12, जब वो 12 साल का था तब वो जो है वो उसके पिता मर गए, ठीक है। तो 18 में वो जन्म लिया, 12 साल की आयु जब हुआ तो उसके पिता मर गए। तो 18 और 12 को आप ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है 30, यानी कि 30 में, यानी 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वाज नेल्सन मंडेला इलेक्टेड एज नेशनल प्रेसिडेंट्स ऑफ NCYL, यानी इसके लिए कब वो इलेक्शन लड़े थे आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है हमारा NANCYL, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग 19, ठीक है। आप देखो, बिकॉज ही लेड द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक इन 1994 ही वाज स्टार्टेड दिस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग एंड इन 1945 बिकम इट्स नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन विच ईयर वाज नेल्सन मंडेला, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए था, ठीक है, सिलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एनालिसिस, तो कब वो बने थे 1950 में, 1950 में, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, सी होगा, ठीक है। तो इसके आप समझ में आ गया आपको, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू द पोयम वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वी आर द वर्ल्ड, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर में आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको इसका आंसर में लिखना है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आप लिख लीजिएगा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर ऑल फॉर द डाइंग पीपुल इज़ टू एक्सटेंड योर हैंड सो डैट लाइफ कैन बी सेव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर को लिख सकते हैं, जिसे हमने घेरा है, बस आपको उसे उसके आंसर में लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम उसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन कैन ए चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोयम वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक पोयम है आपका वी आर द वर्ल्ड, उसके अकॉर्डिंग में इसका आंसर देना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है यहाँ से बच्चों इसके पूरा आंसर इसको नोट कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, आपको पूरा नोट करना है। व्हेन यू आर डाउन एंड यू सी नो होप एट ऑल we should stand together as one so that no one can realize that there is no way to come out of distress, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे अपने आंसर में, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से वीडियोज़ रोक कर इसे नोट कर लें। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर फिर चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल जो है इंग्लिश का जो चौथा नंबर सवाल, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और ब्रैकेट में आपको हिंट्स दे दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपको भरना है, पास्ट परफेक्ट फ्रॉम ऑफ दिस वर्ब लीव, लीव का यहाँ पर पास्ट परफेक्ट भरना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप यहाँ पे आप भरेंगे आई हैव, ठीक है, HAV, आई हैव लेफ्ट, क्या भरेंगे बच्चों, आई हैव लेफ्ट, LEFT, यानी पहला वाला में आपको आई हैव लेफ्ट भरना है, HAVELEFT लेफ्ट, ठीक है बच्चों। दूसरा वाला में बच्चों आपको क्या करना है, माई फादर में डैश, यहाँ पे खाली जगह है आपको। यहाँ पे हिंट्स में कह रहा है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम दिस बाय, बाय का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आपको हम बता देते हैं, बाय का आप लोग बाइंग भरिएगा, क्या भरिएगा, बाइंग, BYING, बाइंग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप बाइंग भर लेंगे दूसरा वाला में। तीसरा वाला जो सी है यहाँ पर द गेस्ट डैश प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम दिस वर्ब अराइव, अराइव का जो प्रेजेंट परफेक्ट भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अराइव्ड लिखेंगे, ARR, ठीक है, ARRIVED, अराइव्ड भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर अराइव्ड भरेंगे। नेक्स्ट वाला में क्या करना है, स्पीच डैश बाय आवर चीफ गेस्ट, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट भरना है। डिलीवर का, डिलीवर का जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, DELI, ठीक है, VERD,
DELIVERED, डिलीवर्ड, ठीक है, DELIVERED। तो इस प्रकार से आप इसमें सब कुछ भर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब हम इसके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो गणित से लिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो गणित में जो हमारा पहला सवाल है इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए आकृति में आपको जो फिगर दिया गया है बच्चों, इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा MN समांतर रेखा है। तो ये जो दो को रेखा है बच्चों एक समांतर रेखा है, इसमें L एक त्रिज्यक रेखा है, एक त्रिज्यक रेखा है और इस आकृति पर सही विकल्प। तो बच्चों जब ये त्रिज्यक रेखा खींचती है तो ये और ये एंगल बराबर हो जाता है, ठीक है, और ये एंगल बराबर, यानी अंदर वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, फिर बाहर वाले भी बराबर होते हैं और ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब ऑप्शन से आपको छांटना है कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 और 6, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, ये तो अंदर वाला पार्ट है तो ये तो अंदर के साथ बराबर होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में है 3 और 8। जब हम 3 और 8 की बात करेंगे तो एक अंदर है एक बाहर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, आप देख पा रहे हैं एक अंदर है एक बाहर है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद है हमारा 7 और 1। तो 7 और 1 की बात करें तो दोनों बाहर बाहर है, यहाँ ये बाहर है और ये भी बाहर है, तो ये हो सकता है। तो इसके बाद एक और ऑप्शन देख लेते हैं 5 और 2। तो जब हम 5 और 2 की बात करेंगे तो देखिए एक अंदर से लिया है तो ये 3 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ये 2 ले लिया तो ये नहीं होगा। तो हर हाल में कौन सा होने वाला है, 7 और 1 होने वाला है, ठीक है। तो 7 और 1 होने वाला है, कौन 7 और 1, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। क्यों बच्चों, फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए, 7 और 1 क्यों हो रहा है। अभी हमने आपको बताया कि ये अंदर वाला कौन बराबर होता है, ये बाहर वाला लेंगे तो हम बाहर वाले का अंतर लेंगे, ठीक है। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वाले फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले फिगर से हम लोग आंसर देंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए एक रेखा है, एक रेखा पर जो है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 में बच्चों यहाँ पर आपका 85 बन रहा है, तो इस तरफ जो बनेगा बच्चों एंगल जो हमारा इस तरफ बनने वाला है वो कितना बनेगा बताइए बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पर 85 नहीं, अगर यहाँ पर 85 है तो यहाँ पर 180 है, तो 180 में आप 85 को कम कर देंगे, ठीक है। जब 180 में आप 85 को कम करेंगे तो यहाँ पर 95 बचेगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो आपका डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे ये 95 बन रहा है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 95 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा ये देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर कितना बनेगा, तो जब यहाँ पे 95 बन रहा है तो यहाँ पर अब इन दोनों का एंगल जो है ये और ये 180 बनेगा, ठीक है ना। तो 95 में आपको क्या करना है, 95 में अब 180 में आप 95 को कम कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जब 5 आ जाएगा तो यहाँ पर आपका 85 आ जाएगा, यानी फिर से यहाँ पर 85 आ गया, ठीक है। जब फिर यहाँ पे 85 आ गया बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक एक कोण बनेगा, तो फिर से यहाँ पे 95 आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ फिर से 95 आ जाएगा बच्चों, जब यहाँ फिर से 95 आ जाएगा तो यहाँ पर आप इन दोनों का एंगल फिर 180 बनाएगा, तो 95 में फिर कितना जोड़ेंगे बच्चों, 85 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर 85 इसका आंसर दे देंगे। तो ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन वाला है, आप लोगों को कॉपी पे तो बनाना नहीं है बच्चों, तो कॉपी पे नहीं बनाना है, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर देना है, तो आप 85 आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में A और B बराबर है, तो AB और BC बराबर हो गया, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों तो ये दोनों एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यदि 100 डिग्री है तो एक त्रिभुज में बच्चों, एक त्रिभुज में होता क्या है, तो एक त्रिभुज में आपका हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में बच्चों यहाँ पर 100 डिग्री आपका कोण B है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे किस तरीक़ा से, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, है ना, कोण A कोण B कोण C बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों आपके पास कोण B, कोण A और कोण C दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पर कोण A, है ना, तो कोण A प्लस कोण C, ठीक है, तो कोण C और फिर यहाँ पर आपका बच्चों 100, अब बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 180,
ठीक है। तो बराबर में कितना हो गया 180। तो यहाँ ये दोनों कोण जब बराबर इक्वल है तो आप यहाँ पर दोनों को ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोण ए बराबर कोण ए कर सकते हैं। अब बराबर हो जाएगा बच्चों 180। 180 अब माइनस में 100 हो जाएगा। ये 100 इस तरफ आपका चला आएगा तो 100 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2a बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 2a बराबर 80 डिग्री। जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर हम इसके आगे क्या होता है हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका आ गया 2a बराबर 80 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो 2a, तो बच्चों यहाँ पर आपका आया था 2a बराबर कितना आया था 80 डिग्री। तो a बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 80/2। तो ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों 40 डिग्री। तो जब कोण a बराबर कोण c हमने लिखा तो कोण a भी 40 डिग्री होगा और कोण c भी कितना होगा बच्चों 40 डिग्री होगा। यानी ये दोनों 40-40 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लेंगे और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल किस प्रकार से बनेगा। चौथे नंबर सवाल में आपसे कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी है। ये जो ए बी है बच्चों ये सी डी के पैरेलल है और ये एक त्रिज्यक रेखा का काम कर रहा है। तो बच्चों ये वाला एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, आपको लिखना है सिंपल सा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि चूँकि, एक लाइन लिखना है, चूँकि कोण ए ई जी है ना, ए और ई जी ये जो टोटल एंगल है ये किसके बराबर होगा, कोण ई जी डी के बराबर होगा। कोण ई जी डी के बराबर होगा, ठीक है। ये आप समझ गए, ये इन दोनों के बराबर होगा। अब ये 125 है तो ये भी तो 125 होगा, लेकिन 125 में अब आप देख पा रहे हैं, इसीलिए आपको लिखना है, इसीलिए लिखना है कोण 45, ठीक है। कोण 45 डिग्री प्लस कोण एफ ई जी, कोण एफ ई जी बराबर हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। इसीलिए कोण एफ ई जी बराबर 125 में माइनस कर दीजिए बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। 125 में माइनस कीजिए 45 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि 80 डिग्री है ना। टोटल 80 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनकर आ रहा है कितने डिग्री का आ रहा है बच्चों, 80 डिग्री बनकर आ रहा है एफ ई जी, ठीक है बच्चों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर ले जल्दी से, फिर हम इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है। दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है। सोनी और उसके दादाजी की उम्र क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है कि सोनी की उम्र मान लेना है आपको x वर्ष। तो दादा की उम्र क्या है 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। और दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाओ। तो दोनों का अंतर कितना दिया है 60 वर्ष दिया है। तो इस प्रकार जब हम लोग 5x में से x घटेगा बच्चों तो हो जाएगा 4x, 4x बराबर हो जाएगा बच्चों 60। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 60/4, यानी यहाँ से कट जाएगा 15 बार में बच्चों। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। इसलिए दादा की जो उम्र थी वो उससे 5 गुना थी। तो 15×5 कितना हो जाएगा बच्चों 75 वर्ष। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने आंसर में बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है विज्ञान से लिया गया है। विज्ञान में जो पहला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जो सौर ऊर्जा के द्वारा, वो लाल और बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है लाल में, उसके बाद होती है बैगनी में। तो यहाँ पर तो बैगनी है नहीं तो आप लाल वाला ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, किस पौधे में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों प्रकार की पोषण की विधियाँ पाई जाती है। तो बच्चों ये होता है आपका कीटभक्षी पौधा होता है जी, जिसमें एक घटपर्णी पौधा होता है और वो कीटभक्षी वर्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, ठीक है। चक्रवात आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इसका आंसर देना है बच्चों। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर में आपको लिखना है, बस इतना सा लिखना है आपको, चक्रवात आने की जो संभावना होती है वो समुद्री तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, ठीक है। बस ये वाला आंसर आपको लिख लीजिएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
बच्चों हमारा अगला सवाल जो है उसमें कह रहा है आपको पौधे के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो पौधों के रंग बिरंगी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये वाला आंसर इसमें आपको भरना है, ठीक है। क्या है आंसर, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है बच्चों। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसमें छिद्र क्यों होता है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका क्वेश्चन है, आप पत्ती में स्टार्च की मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो हम लोग इसका ये वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों उसमें जो आपको आंसर देना है बच्चों, क्या देना है, कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन में छिद्र इसलिए दिए जाते हैं कि हवा का आवागमन आसानी से हो पाए, जिससे बैनर या चादर के विज्ञापन को कोई क्षति ना पहुंचे। इससे विज्ञापन की आयु बढ़ जाती है, यानी हवा जो आर पार तेज़ी से हो पाएगा, जिससे विज्ञापन का बैनर जो है वो फटता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी आंसर को आप अपने आंसर में लिख पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लें, इसके बाद हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल जो है वो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का जो पहला सवाल है बच्चों, बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। थोक व्यापारी कहाँ से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, तो किसानों को या कारखानों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, भारत जैसे गर्म, आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर तड़ित झंझाट के विकसित होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कौंधती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तड़ित झंझाट का क्या होता है, गर्जन के साथ हल्की वर्षा, गर्जन के साथ भारी वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जादू पटिया शैली क्या है, तो जादू पटिया शैली क्या है, एक लोक कला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अगला सवाल, आप देख पा रहे हैं वर्तमान में लोग कीमतों भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने को दिया जाए तो किन जगहों पर आप इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, यदि हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना होगा तो हम इसका उपयोग बड़े बड़े दुकानों से सामान खरीदने, मॉल से सामान खरीदने, यात्रा टिकट बुक करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने आदि में करेंगे, ठीक है। तो यही आंसर आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो जल्दी से ऐसे वीडियोज़ रोक कर नोट कर लें, इसके बाद हम इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि पवन धारा प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके प्रमुख कारण क्या है। तो यानी कि हवा की जो दिशा का जो बदलाव होता रहता है उसका कारण आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चे इसके आंसर में आपको लिखना है, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रभावित होती है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस आंसर को आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो वीडियोज़ रोककर जल्दी से इसे नोट कर लें, इसके बाद हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा, झारखंड में हिंदी राजभाषा के रूप में है। झारखंड में हिंदी राजभाषा के रूप में है। इसके अतिरिक्त झारखंड में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक विविधता है। चूँकि झारखंड में 26 जनजातियाँ हैं और इनकी भाषाओं में अंतर है। यहाँ की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, बंगला एवं नागपुरी शामिल है। तो इस आंसर को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।